वेलकम टू पास्ट फ्यूचर क्लासेस। हम आज के सेशन में देखेंगे मगध साम्राज्य। इससे भी पहले जो वीडियो डाला हुआ है तो उसमें भी मगध साम्राज्य चल रहा था, तो उसी का ये हमारा सेकंड पार्ट है जो 113 नंबर क्वेश्चन हो चुका है फर्स्ट पार्ट में, और ये सेकंड पार्ट है तो ये 113 से आए क्वेश्चन देखेंगे 114 से। तो चलिए कार्ड है क्या 114 नंबर क्वेश्चन। अशोक ने अपने जीवन में मात्र एक युद्ध कहाँ का लड़ा था? तो कहाँ का युद्ध लड़ा था अपने जीवन में? 114 नंबर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 114 का। चलिए 114 का पूछ रहा है कहाँ का अपने जीवन में युद्ध लड़ा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है कलिंग। कलिंग का ये जो है युद्ध लड़ा था अपने जीवन में, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस शिलालेख से कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है? तो किससे जानकारी मिलती है कलिंग युद्ध की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है 13वें शिलालेख से इसकी जानकारी मिलती है। कलिंग युद्ध अशोक के शासन के कौन से वर्ष में लड़ा गया था? तो कौन से वर्ष में लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है 8वें वर्ष में। कलिंग युद्ध अशोक ने कब लड़ा था? तो कब लड़ा था कलिंग युद्ध? तो लड़ा था 261 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है क्या किस युद्ध के बाद अशोक ने धम्म नीति को अपना लिया? तो किस युद्ध के बाद धम्म नीति को अपना लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलिंग युद्ध। ऑप्शन नंबर डी कलिंग युद्ध के बाद जो है धम्म नीति को अपना लिया। नेक्स्ट है किसके अनुसार कलिंग युद्ध का मुख्य उद्देश्य हाथियों के क्षेत्र को प्राप्त करना था? तो किसका था? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लिनी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजतरंगिणी किसकी रचना है? तो राजतरंगिणी किसकी रचना है? तो यह है कल्हण की राजतरंगिणी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 नंबर देखेंगे क्वेश्चन 121 का है क्या राजतरंगिणी के अनुसार अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले किस धर्म का कट्टर समर्थक था? तो किसका ये समर्थक था कट्टर समर्थक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव धर्म का एक कट्टर समर्थक था। नेक्स्ट है किसने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया? तो किसने दीक्षित किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है ऑप्शन नंबर डी कह रहा है क्या उपगुप्त, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है अशोक ने अपने साम्राज्य को कितने भागों में विभाजित किया था? तो कितने भागों में विभाजित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है 5 भागों में जो है विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 नंबर 114 का रहा है निम्न में से कौन अशोक के साम्राज्य का प्राप्त नहीं था? तो कौन जो है अशोक का साम्राज्य का प्रांत नहीं था? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है मलकानगिरी जो है इसका अशोक का जो है साम्राज्य प्रांत नहीं था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा मलकानगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 नंबर का है क्या 125 देखिए। चलिए का है क्या 125 नंबर 125 का रहा है उत्तरापथ की राजधानी कहाँ थी? तो उत्तरापथ की राजधानी पूछता कहाँ थी? तो इसका राजधानी है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है तक्षशिला में इसकी राजधानी है। स्वर्णगिरी कहाँ की राजधानी थी? तो कहाँ की राजधानी स्वर्णगिरी? तो है दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी थी। अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो यह उज्जैन में इसकी राजधानी थी अवंती की। नेक्स्ट है कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी थी तोसली। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पूर्वी राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पूर्वी राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका थी पाटलिपुत्र में पूर्वी राज्य की। संपूर्ण मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो संपूर्ण मतलब पूरा जो मौर्य साम्राज्य था तो उसका राजधानी कहाँ था? तो यह पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है किस मौर्य शासक ने कश्मीर में श्रीनगर नामक शहर की स्थापना की? मतलब श्रीनगर की स्थापना कौन सा शासक ने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है अशोक के द्वारा जो है श्रीनगर
को बसाया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने नेपाल में किस शहर की स्थापना की थी? तो किस शहर की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है ललित पाटन जो है नेपाल में है। इसका जो स्थापना अशोक ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जूनानगढ़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो किसका शासक से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुद्रदामन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुषासप अशोक के समय कहाँ का गवर्नर था? तो कहाँ का गवर्नर था तुषासप? तो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन का गवर्नर तुषासप था अशोक के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन है क्या? चलिए, तुषासप किस देश का नागरिक था? तो किस देश का ये नागरिक था? तो ये था यूनान का नागरिक था तुषासप। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के बाद पूर्वी भाग का शासक कौन बना था? तो कौन बना था? तो यह ऑप्शन नंबर सी, दशरथ पूर्वी भाग का शासक बना। पूर्वी भाग में कौन सा राज्य शामिल था? तो कौन सा राज्य शामिल था? तो यह ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है ए बी सी तीनों। तो ए में बिहार, बी में बंगाल और सी में उत्तर प्रदेश। तो ये तीनों। दशरथ ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो दशरथ ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो यह है पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है क्या? पश्चिमी भाग का शासक कौन बना? तो पश्चिमी भाग का शासक कौन बना? तो है संप्रीति जो है पश्चिमी भाग का शासक बना। पश्चिमी भाग के अंतर्गत कौन सा राज्य था? तो कौन सा राज्य था? तो ये था ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में ए बी सी तीनों। तो ए में राजस्थान, बी में गुजरात और सी में मध्य प्रदेश। तो ये तीनों भाग था। नेक्स्ट है, किसके बाद संप्रति को मौर्य वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा जाता है? तो किसके कहा जाता है? किसके बाद? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है अशोक के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी किस राज्य से संबंधित साहित्य? तो किस राज्य से संबंधित साहित्य? तो है कश्मीर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर क्षेत्र का शासक कौन बना? तो कौन बना कश्मीर क्षेत्र का शासक? तो जालौक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जालौक शासक बना। निम्न में से कौन मौर्य वंश का अंतिम शासक था? तो कौन मौर्य वंश का अंतिम शासक था? तो ये था बृहद्रथ जो था ये अंतिम शासक था मौर्य वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन है क्या? अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग। वो वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो वीडियो में आप बन रहे हैं, वीडियो को स्किप मत करिए क्योंकि बीवीए क्वेश्चन चल रहा है, एग्जाम में काफ़ी आने का चांसेस ज़्यादा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिविजन करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद्रथ की हत्या कब हुई थी? तो बृहद्रथ की हत्या कब हुई थी? तो यह है 185 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है, मौर्य वंश के बाद मगध पर किस शासन प्रारंभ हुआ? मतलब किसका शासन जो है प्रारंभ हुआ मौर्य वंश के बाद? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है शुंग का शासन प्रारंभ हुआ। अशोक मौर्य वंश का कौन सा शासक बना था? तो कौन शासक बना था? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तृतीय शासक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कह रहा है, धर्म शब्द किस भाषा के धर्म का प्राकृतिक रूपांतर है? तो किसका प्राकृतिक है? तो संस्कृत। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, संस्कृत भाषा के रूपांतर है धर्म शब्द। नेक्स्ट है 150 नंबर कह रहा है क्या, किस इतिहासकार के अनुसार अशोक का धर्म राजनीतिक सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए उसके दिमाग की वैचारिक उपज थी? तो किसके सुलझाने के लिए वैचारिक उपज थी? तो है रोमिला थापर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा रोमिला थापर, इसको सुलझाने का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक
अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में विभाजित किया गया था, तो कितने भागों में विभाजित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है, 3 भागों में इसका जो है अभिलेखों को विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अशोक के अभिलेख का भाग नहीं है? तो कौन भाग नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है चित्रलेख। अशोक के शिलालेख कितने स्थानों से प्राप्त हुए हैं? तो कितने स्थानों से प्राप्त हुए हैं? तो ये 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश शिलालेख की लिपि क्या थी? तो इसका अभिलेख की लिपि क्या थी? तो ये ब्राह्मणी लिपि में इसका जो है ज़्यादा इसका जो है अशोक का अभिलेख लिखा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 155 नंबर क्वेश्चन, देखिए कह रहा है क्या 155 में निम्न में से कौन सा शिलालेख गुजरात से प्राप्त हुआ है? तो कौन सा प्राप्त हुआ गुजरात से? तो है गिरनार जो है गुजरात से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। धौली शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है? तो धौली किस से प्राप्त हुआ है? तो उड़ीसा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। निम्न में से कौन सा शिलालेख उड़ीसा से प्राप्त हुआ है? तो कौन सा प्राप्त हुआ है? तो उड़ीसा से। तो यह है जोगढ़ जो है ये उड़ीसा से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालसी शिलालेख किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो किस स्थान से है? तो ये देहरादून से प्राप्त हुआ है कालसी शिलालेख। नेक्स्ट है, भैरागुड़ी शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है? तो किस राज्य से हुआ है? तो आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। सोपारा शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से सोपारा प्राप्त हुआ है? तो यह है महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र से सोपारा। तो ये सब VVI क्वेश्चन है, आप लोग दिमाग में रखिएगा। इसके लिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा 2 से 3 बार देखिए ताकि आपको एग्जाम तक भूलने नहीं, और एग्जाम में क्वेश्चन है तो इसको पहले लगा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिलालेख खरोष्टी लिपि से प्राप्त हुआ है? तो कौन सा शिलालेख खरोष्टी है? तो यह है बी और सी दोनों। तो बी में है शहबाजगढ़ी और सी में है मनसेहरा। तो ये दोनों हो जाएगा बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहबाजगढ़ी शिलालेख है। शहबाजगढ़ी शिलालेख पाकिस्तान में किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो पाकिस्तान से किस स्थान में? तो है पेशावर। ऑप्शन नंबर ए इसका पेशावर स्थान से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, मनसेहरा शिलालेख है किस देश से प्राप्त हुआ है? तो इस देश का नाम पूछ रहा है, तो इसका है पाकिस्तान से ये प्राप्त हुआ है। तो पाकिस्तान से किस शहर में? तो पेशावर से ये जो है पेशावर से प्राप्त हुआ है। तो पेशावर कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट कौन है क्या, पाकिस्तान जो है, चलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उसके लिए सॉरी। चलिए वीडियो पर बना रहिए, इसको मत करिएगा। चलिए कह रहा है क्या, पाकिस्तान के किस स्थान से मानसेहरा शिलालेख प्राप्त हुआ है? तो मानसेहरा शिलालेख पाकिस्तान से किस शहर से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए कह रहा है क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है हजारा से ये जो है प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, सासाराम लघु शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है? तो ये किस राज्य से प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार में सासाराम पड़ता है, भोजपुर में के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट है, रूपनाथ लघु शिलालेख किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो किस स्थान से? तो यह है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है जबलपुर स्थान से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जरा लघु शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ? तो किस राज्य से प्राप्त हुआ है? तो यह है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस स्थान से गुर्जरा लघु शिलालेख मिला है? तो किस स्थान से मिला है? तो यह है दतिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दतिया से मिला है। भाभरू लघु शिलालेख कहाँ से मिला है? तो भाभरू कहाँ से मिला है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस स्थान से भाभरू लघु शिलालेख मिला है? तो किस स्थान से मिला है? तो
जयपुर, जयपुर से मिला है भाबरू शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है 171 कह रहा है मास्की लघु शिलालेख, मास्की लघु शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है? तो मास्की कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक के किस स्थान से मास्की लघु शिलालेख मिला है? तो कर्नाटक के जगह का पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा रायचूर, रायचूर से मिला है, कर्नाटक में पड़ता है रायचूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है? तो किस राज्य से प्राप्त हुआ है ब्रह्मगिरी शिलालेख? तो ये है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है, कर्नाटक से ब्रह्मगिरी प्राप्त हुआ है, ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख। 173 नंबर 174 नंबर पे आइए, कौन है क्या 174 नंबर क्वेश्चन? 174 का देखेंगे, कौन है क्या मौर्य, चलिए कौन है मौर्य काल में सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था ए बी सी और तीनों। तो ए में है मासक, बी में है काकनी और सी में है आहत। तो ये तीनों नाम से जाना जाता था मौर्य काल में। नेक्स्ट है सिद्धपुर शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो यह ब्रह्मगिरी से प्राप्त हुआ है। ब्रह्मगिरी नामक स्थान किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो यह है कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जटिन लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह ब्रह्मगिरी से प्राप्त हुआ है। गौरी मठ लघु शिलालेख है, गौरी मठ लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है मैसूर। मालकी गुंडू लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह है रायचूर से प्राप्त हुआ है मालकी गुंडू। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कह रहा है क्या राजूल मंडागिरी लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अहरोरा लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो अहरोरा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है मिर्जापुर से प्राप्त हुआ है। अशोक के बड़े स्तंभों की संख्या कितनी है? तो कितनी है इसके बड़े स्तंभों की संख्या? तो इसका है 7 बड़े स्तंभ है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, 7 बड़े स्तंभ है। नेक्स्ट है दिल्ली टोपरा स्तंभ कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो दिल्ली टोपरा कहाँ से? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है अंबाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन सिरसवा स्तंभ लेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो सिरसवा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख कौन सा शासक दिल्ली में आया? कह रहा है क्या दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख कौन शासक दिल्ली लाया था? तो कौन शासक जो है दिल्ली लाया था? तो यह है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है फिरोज शाह तुगलक ने ये जो है दिल्ली में लाया था, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कह रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को कौन शासक दिल्ली लाया था? तो दिल्ली कौन लाया था दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है फिरोज शाह तुगलक ने इसको दिल्ली लाया था। लोरिया और राज स्तंभ लेख किस राज्य में प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह है ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर है बिहार से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है प्रयाग क्या प्रयाग स्तंभ लेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है? तो प्रयाग कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है प्रयाग स्तंभ लेख पहले कहाँ स्थापित है? तो पहले कहाँ था? तो यह है कौशाम्बी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौशाम्बी में पहले स्थित है। किस शासक ने प्रयाग स्तंभ लेख का इलाहाबाद के
किले में रखवाया था। तो किसने रखवाया था इलाहाबाद के किले में? तो यह है अकबर ने रखवाया था। इसको अकबर ने रखवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 191 नंबर क्वेश्चन। सारनाथ सारनाथ लघु स्तंभ किस राज्य से प्राप्त हुआ है? तो सारनाथ कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। सारनाथ लघु स्तंभ लेख कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है सारनाथ लघु स्तंभ? तो यह स्थित है ऑप्शन नंबर है वाराणसी में जो है स्थित है। नेक्स्ट है और है क्या, कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कौशाम्बी कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह इलाहाबाद से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 194 नंबर क्वेश्चन। 194 कह रहा है क्या, महा महामोह महामहोपाध्याय हरिप्रसाद शास्त्री के अनुसार अशोक की कौन सी नीति पतन का मुख्य कारण बनी? तो कौन सा ये मुख्य कारण बनी पतन का मुख्य कारण? तो धार्मिक नीति जो है इसका मुख्य कारण बना। नेक्स्ट है हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार अशोक के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो इसका अनुसार क्या था? तो ए और सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी। तो ए में है अहिंसा और सी में है शांति प्रियता। तो ये दोनों इसका कारण बना। नेक्स्ट है रूमिनदेई लघु स्तंभ लेख किस देश से प्राप्त हुआ है? तो किस देश से प्राप्त हुआ है? तो प्राप्त हुआ है नेपाल से रूमिनदेई लघु स्तंभ लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है 197 नंबर कह रहा है क्या, 197। चलिए 197 कह रहा है निगालीगांव लघु स्तंभ लेख किस देश से प्राप्त हुआ है? तो किस देश से? तो यह है नेपाल से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख कौन है? तो कौन है इसका लंबा सबसे स्तंभ? तो 7वां स्तंभ जो है सबसे लंबा है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ कौन है? तो सबसे छोटा पूछ रहा है तो है रूमिनदेई ये जो है सबसे छोटा है। नेक्स्ट है किस स्तंभ में अशोक की रानी करुआकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है? तो किसमें जो है करुआकी जो है दान दिए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में बी और सी दोनों। तो बी में है क्या, कौशाम्बी, और सी में है प्रयाग। तो ये दोनों में है। निम्न में से किस अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है? तो रानी का अभिलेख किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है बी और सी दोनों। तो बी में है प्रयाग और सी में है कौशाम्बी। तो ये दोनों को रानी का अभिलेख कहा जाता है। नेक्स्ट है किस स्तंभ लेख से अशोक के धार्मिक स्थल की यात्रा संबंधित जानकारी मिलती है? तो किसमें मिलती है? तो यह है रूमिनदेई में इसकी यात्रा की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है निम्न में से किस स्तंभ में कराधान की चर्चा की गई? तो किसमें कराधान की चर्चा की गई है? तो यह रूमिनदेई में कराधान की चर्चा की गई है। नेक्स्ट है राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में अशोक ने कहाँ की यात्रा की थी? तो कहाँ की यात्रा की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी देखिए कौन है क्या, ऑप्शन नंबर बी 104। ऑप्शन नंबर बी है लुम्बिनी में ये है। चलिए कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने अपनी लुम्बिनी यात्रा के समय भूमि कर घटाकर कितना कर दिया? भूमि कर मतलब टैक्स जो है घटा करके कितना कर दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है 1/8। किस शासक ने अपने अभिलेख में कहा था कि सभी मनुष्य मेरी संतान है? तो किसने कहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक ने ये कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अभिलेख में अशोक ने सभी मनुष्यों को अपनी संतान कहा था? तो किसमें कहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है बी और सी दोनों। तो बी में कौन है, धोली, और सी में है जोगढ़। तो ये दोनों में कहा था कि क्या कहा था? तो जितना सभी मनुष्य जो है मेरी संतान है, मतलब जितना प्रजा है तो मेरा संतान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक ने
मनुष्यों एवं पशुओं के लिए अलग अलग चिकित्साओं की स्थापना करवाई। तो किसने करवाई अलग अलग? तो यह अशोक ने करवाई। नेक्स्ट है, किस अभिलेख से पता चलता है कि अशोक ने मनुष्यों एवं पशुओं के लिए चिकित्सालय बनवाए थे? तो किसने बनवाए थे? तो यह ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है, गिरनार में पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 220 नंबर। चलिए 220 का है क्या, किस अभिलेख से प्रभावित होकर बहेलियां एवं मछुआरों ने जीव हिंसा त्याग दी? तो किससे प्रभावित होकर, किस अभिलेख से प्रभावित होकर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंधार अभिलेख से प्रभावित होकर जो है बहेलियां हैं, जो चिड़िया को फंसाता है, वो बहेलिया और मछुआरा दोनों ने खुश होकर के, मतलब प्रभावित होकर के ये जो है हिंसा करना छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंधार के पास शोरकुना नामक स्थान से प्राप्त अभिलेख किस लिपि में था? तो किस लिपि में था? तो यह है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है, बी और सी दोनों में। तो बी है अरमाइक और सी है यूनानी, तो ये दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कह रहा है 212 नंबर का है क्या, कहाँ से प्राप्त स्तंभ लेख पर अशोक के अतिरिक्त समुद्रगुप्त तथा अकबर के दरबारी बीरबल के भी लेख मिलते हैं? मतलब ये तीनों के मिलते हैं, एक अशोक के, उसके बाद अकबर के, फिर उसके बाद बीरबल के। तो किस में मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्तंभ लेख में अशोक अपने महामतियों को संघ भेद रोकने का आदेश दिया था? तो किस में दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है, ए बी सी तीनों। तो ए में है सांची, बी में है सारनाथ और सी में है कौशाम्बी। तो ये तीनों में मिलता है। तो ये हमारा, चलिए वीडियो बना रही है, थोड़ा सा और क्वेश्चन है इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 114 नंबर क्वेश्चन, खाली जगह है, इसको भरना है। चलिए कह रहा है क्या, शिलालेख एकमात्र अभिलेख है जो पत्थर की पट्टियों पर खुदा हुआ है, मतलब पत्थर की पट्टियों पर लिखा गया है शिलालेख। तो कौन से, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है भराभू पे जो है खोदा गया है। एक ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी? देखो इसकी भाषा क्या थी? तो यह पाली भाषा इसकी थी। किस लिपि में दाएं से बाएं लिखा जाता है? तो किस में दाएं से बाएं लिखा जाता है? तो खरोष्टी लिपि में दाएं से बाएं। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, एग्जाम के व्यू से। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। नेक्स्ट है, अशोक ने किस शिलालेख में ब्राह्मणी लिपि दाएं से बाएं लिखी हुई है? तो किस में लिखी हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है रेयागुड़ी में ये जो है दाएं से बाएं लिखा हुआ है। बिहार के किस जिला से गुहा लेख का साक्ष्य मिला है? तो किस में मिला है गुहा लेख का साक्ष्य? तो यह गया जिला से गुहा लेख का साक्ष्य मिला है। निम्न में से किस पहाड़ी की गुफाओं में गुहा लेख का साक्ष्य मिला है? तो कहाँ से मिला है गुहा लेख का साक्ष्य, किस पहाड़ी से? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बराबर की पहाड़ी से जो ये इसका साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने गुहा लेख अंकित करवाया था? तो किसने अंकित करवाया था? तो यह अशोक ने अंकित करवाया। अशोक ने किस धर्म के साधुओं को गुहा दान दिया था? तो किस धर्म के साधुओं को गुहा दान दिया था? तो यह आजीवक को दान में दिया था। गुहा लेख की भाषा क्या थी? तो गुहा लेख की भाषा क्या थी? तो यह ऑप्शन नंबर डी प्राकृत भाषा थी गुहा लेख की भाषा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 223 नंबर, निम्न में से किसने मौर्य की सीमा को भारत की वैज्ञानिक या भौगोलिक सीमा कहा था? तो किसने कहा था? तो यह स्मिथ ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य, चलिए कह रहा है क्या, चंद्रगुप्त मौर्य एवं बिंदुसार के समय
मौर्य साम्राज्य कितने प्रांतों में विभक्त था? तो कितने में विभक्त था? तो ये था 4, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरापथ के अंतर्गत निम्न में से कौन सा राज्य आता है? तो कौन सा राज्य आता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है ए बी सी तीनों। तो ए में जम्मू कश्मीर, बी में हिमाचल प्रदेश और सी में उत्तराखंड। तो तीनों राज्य इसके अंतर्गत आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन राज्य अवंती के अंतर्गत आता था? तो कौन सा राज्य जो है अवंती के अंतर्गत आता था? तो यह है ए बी और सी। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये तीनों आता था। नेक्स्ट है दक्षिणापथ के अंतर्गत कौन सा राज्य आता था? तो दक्षिणापथ में कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी तीनों। तो ए में है महाराष्ट्र, बी में कर्नाटक और सी में आंध्र प्रदेश, तीनों। नेक्स्ट है मौर्य प्रशासन के अंतर्गत स्थानिक में कितना गांव आते थे? तो कितने गांव आते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 800 गांव आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या है क्या मौर्य प्रशासन के अंतर्गत द्रोणमुख में कितने गांव आते थे? तो द्रोणमुख में कितने गांव आते थे? तो आते थे 400 गांव। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। मौर्य प्रशंसा के तहत खारवाटिक के अंतर्गत कितने गांव आते थे? तो कितने गांव आते थे? तो यह है 200। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 200 गांव आते थे। नेक्स्ट है मौर्य प्रशंसा के तहत संग्रह के अंतर्गत कितने गांव आते थे? तो कितने गांव आते थे? तो यह है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है 100 गांव इसके अंतर्गत आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कह रहा है क्या मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र से प्राप्त राजस्व का क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्र कहा जाता था। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र से प्राप्त राजस्व को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था जो राजस्व मिलता था? तो इसको कहा जाता था ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर दुर्ग इसको कहा जाता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दुर्ग। तो ये हमारा आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लेकर के आएंगे 234 से, जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो यह वीडियो चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।